चलो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं राइट्स ऑफ एन एजेंट। ठीक है, राइट्स ऑफ एन एजेंट में अपन क्या क्या पढ़ने वाले, देखो सबसे पहला है राइट टू रेम्यूनरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेम्यूनरेशन? मुझे एक बात बताओ, आज एजेंट मुफ्त में काम करेगा क्या? उसको कुछ तो चाहिए इन रिटर्न। उसको तुम कमीशन बोलो, रेम्यूनरेशन बोलो, कुछ भी बोलो। तो कैन आई से कि नॉर्मल कोर्स में कैसा होता है कि रेम्यूनरेशन एज पर द कॉन्ट्रैक्ट होता है। रेम्यूनरेशन कैसा होता है? एज पर द। बट अगर कोई स्पेसिफिक अमाउंट या कोई स्पेसिफिक परसेंटेज सेट नहीं है, ठीक है, तो जो भी उस पर्टिकुलर बिजनेस में कस्टमरी होता है। कस्टमरी मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग को पता है ना, कोई दलाल हमको घर दिखाता है और वो घर हम भाड़े पे लेते हैं, तो हम उसको ब्रोकरेज में एक भाड़ा देते कि नहीं? यस और नो? तो वो क्या है? वो एक कस्टम है। वो क्या है? एक कस्टम। ठीक है, मतलब या तो सपोज सीधा सीधा वो ब्रोकर हमको बोलता है कि हम आपसे 5,000 रुपए, नहीं 5,000 बहुत चिंदी हो गया, 50,000 रुपए लेके ब्रोकरेज। तो वो क्या है, उसने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा दिया 50,000। अगर नहीं लिखवाया तो एटलीस्ट हमको उसको क्या देना पड़ेगा? एटलीस्ट एक भाड़ा देना ही पड़ेगा। वो क्या है? कस्टम। समझा? सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी अग्रीड अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन ही इज एंटाइटल्ड फॉर usual remuneration which is customary in the business. However, an agent who is guilty of misconduct in the business of agency is not entitled to any remuneration in respect of that part of the business in which he has misconducted. बराबर? मुझे एक बात बताओ, सपोज ऐसा होता है कि जिस एजेंट को मैंने बोला था, ठीक है, कि तू मेरे बदले क्या कर, पता है, सामान बेच, मेरे साबुन बेचता था वो, बराबर, मेरी फैक्ट्री है ना साबुन की, तो वहां से वो साबुन बेचता था। हर्ष है वो, सपोज हर्ष ना सीक्रेट प्रॉफिट कमाता था। क्या करता था? सीक्रेट प्रॉफिट, मतलब वो एडिशनल पैसा चार्ज करता था लोगों से। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला था उसको कि तू जिस प्राइस पे मैं बोल रहा हूँ उसी प्राइस पे अगर बेचेगा तो मैं तेरे को 10% कमीशन दूंगा। अब मुझे पता चला कि इसने तो मिसकंडक्ट कर दिया। मिसकंडक्ट कैसे किया? सीक्रेट प्रॉफिट कमाकर। तो अब मुझे क्या उसको एक भी रुपया देने की जरूरत है? नहीं है। सपोज इसने वो एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करने के चक्कर में मेरे कुछ कस्टमर्स चले गए, तो मेरा लॉस हुआ, तो लॉस की भी भरपाई कौन करेगा? वो मुझे करके देगा। आर यू गाइज गेटिंग इट? इज दिस क्लियर? फिर है राइट टू रिटेन आउट सम्स रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल्स अकाउंट। ये मुझे एक बात बताओ, सपोज हर्ष को ना सारे कस्टमर्स ने पैसा दिया, उसके पास 1 लाख रुपया जमा हो गया। कितना हो गया? 1 लाख। अब मैंने क्या बोला था? 10% तू कमीशन काट कर मुझे दे देना। तो वो क्या करेगा? इसमें से 10,000 माइनस करेगा और मेरे को सीधा कितना देगा? 90,000। इज दिस क्लियर? सो देखो क्या बोला है, दिस सेक्शन एम्पावर्स द एजेंट टू रिटेन आउट ऑफ एनी सम्स रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी फॉर द फॉलोइंग पेमेंट। सबसे पहला, ऑल मनी ड्यू टू हिमसेल्फ इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांस इज मेड। ठीक है। दूसरा, इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली इंकर्ड बाय हिम इन कंडक्टिंग सच बिजनेस। एक तो एडवांस पेमेंट का। दूसरा, अगर एजेंट ने कोई भी एडिशनल खर्चा किया तो वो भी वो किससे वसूल कर सकता है? प्रिंसिपल से वसूल कर सकता है। एंड सच रेम्यूनरेशन एज मे बी पेबल टू हिम फॉर एक्टिंग एज एन एजेंट। अब देखो, ना ही वो कुछ खर्चा कर रहा है, उसको कोई एडवांस भी नहीं मिल रहा है एजेंट को, क्योंकि डायरेक्ट पैसा कस्टमर किसको दे रहा है? प्रिंसिपल को दे रहा है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, उसको रेम्यूनरेशन तो मुझे देना पड़ेगा ना। रेम्यूनरेशन मतलब क्या? उसका कमीशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट है एजेंट्स लीन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी। सपोज एजेंट ऐसे बोले, जब तक तुम मेरा कमीशन नहीं दोगे ना तब तक मैं ये प्रॉपर्टी तुमको नहीं दूंगा वापस। लीन पता ना? लीन मतलब क्या? जब्त करना। लीन मतलब क्या? जब्त करना। So, agent is entitled to retain the goods, papers, and other property, whether movable, immovable, or principal received by him, until the amount due to himself for commission, disbursement, and service in respect of the same has been paid or accounted for him. मतलब जब तक उसने जो भी खर्चा किया उसका कमीशन वगैरह प्रिंसिपल नहीं दे देता, तब तक वो प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी जब्त करके अपने पास रख सकता है। इज दिस क्लियर? अब इसके कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है? सबसे पहला, agent should be lawfully entitled to receive from the principal a sum of money by way of commission earned or disbursement made or services rendered in the proper execution of business. Okay, इसका मतलब सिंपल क्या होता है
कि लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉफुल कमीशन, डिसबर्समेंट या सर्विस रेंडर्ड, इसका क्या होना चाहिए? पैसा उसको मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब कायदे अनुसार इतना पैसा तो प्रिंसिपल को, एजेंट को देना ही पड़ेगा। दूसरा, प्रॉपर्टी ओवर विच द लीन इज टू बी एक्सरसाइज शुड बिलोंग टू द प्रिंसिपल। अरे तू किसी और की, थर्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को लीन कर सकता है, जब्त कर सकता है? नहीं कर सकता। तू सिर्फ किसकी प्रॉपर्टी की लीन, मतलब यू कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन ओनली विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्रिंसिपल। क्योंकि देखो, सपोज मेरा और हर्ष का केस है, मैं प्रिंसिपल हूँ, हर्ष एजेंट है। मैंने अगर हर्ष को कमीशन नहीं दिया तो उसने क्या किया? मेरा जो सामान है वो अपने पास जब्त करके रख दिया। अब क्या वो दूसरे का सामान जब्त करके रख सकता है? सपोज सोहम ने वो गुड्स खरीद लिए थे और सोहम ने मुझे पैसे दे दिए, तो हर्ष एज एन एजेंट विल हैव टू रिलीज दैट माल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? हाँ, बाकी का जो अनसोल्ड है या जो कुछ भी मेरा प्रॉपर्टी रहेगा वो उसको जब्त करके रख सकता है। कब तक रख सकता है? जब तक मैं उसको अपना वो कमीशन वगैरह पे ना करूं तब तक। इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? ओके। एंड दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भाई, वो एजेंट अपनी खुद की कैपेसिटी में इसको कर रहा है, मतलब वो एजेंट है इसलिए ये सब चीज कर रहा है। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ऑर्डिनरी ड्यूटीज एज एन एजेंट। इज दिस क्लियर एवरीवन? अच्छा, सपोज उसने ना अनलॉफुल या इलीगली मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया, तो कैन आई से ही कैन नॉट एक्सरसाइज अ पर्टिकुलर लीन। अनलॉफुली तुम नहीं कर सकते। इफ द एजेंट ऑब्टेन्स पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी बाय अनलॉफुल मीन्स ही कैन नॉट एक्सरसाइज अ पर्टिकुलर लीन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब एजेंट का जो राइट है ना, राइट टू लीन, राइट टू लीन मतलब क्या? जब तक मैं पैसा नहीं दूंगा, कमीशन या कोई भी खर्चा जो उसने किया है मेरे बिहाफ पे, उसका जब तक मैं पैसा नहीं चुकाता हूं तब तक वो प्रॉपर्टी जब्त करके रखेगा। बट कौन से केसेस में उसको राइट टू लीन नहीं मिलेगा? सबसे पहला केस, व्हेन द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज लॉस्ट। अब उसके पास पोजेशन ही नहीं तो वो राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। दूसरा, व्हेन द एजेंट वेव्स इज राइट, मतलब उसने वेव कर दिया, हाँ ठीक है चलेगा, छोड़ जाने दो। एंड एजेंट इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या? देखो, एजेंट को अलाउड ही नहीं है कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर राइट ऑफ लीन एक्सेस करना, अलाउड ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब मुझे एक बात बताओ ना, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, उधर के एक्टर्स रहते हैं ना, उनका सैलरी 3-3 महीने के बाद आता है। ऐसा नहीं कि इस महीना काम किया, चलो इस महीने में तुम्हारा शूटिंग खत्म हो गया तो तुरंत अगले महीने 5 तारीख को पेमेंट, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब वो एपिसोड टेलीकास्ट होता है, जब उसके व्यूज बढ़ते हैं, जब ग्रेजुअली उनके पास खुद के पास मतलब चैनल के पास पैसा आता है, फिर वो लोग अलग अलग प्रोड्यूसर्स को पैसा देते हैं, फिर प्रोड्यूसर्स बाद में सबको पैसा चुकते करते हैं। तो उधर ना वो 3 महीने पीछे चलता है। जैसे जनवरी में तुम काम करे हो तो जनवरी में जितना काम किया उसकी सैलरी तुमको कब मिलेगी? अप्रैल में मिलेगी। क्या तुरंत फिल्म स्टार्ट करके तू एक्टर बन गया तुझे लगा तू माला माल हो गया? ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट जो लोग मूवीज भी करते हैं ना, मूवीज में भी कैसा रहता है कि उनका फिक्स्ड अमाउंट रहता है, उसके बाद ऊपर का जो भी उनको एडिशनल पैसा मिलता है कब होता है? जब मूवी जितनी हिट होती है। जैसे भूल भुलैया 400 करोड़ हिट हुई, तो ऐसे नहीं होगा कि कौन कार्तिक आर्यन को पहले थोड़ी ना 50 करोड़ दे दिए, पहले तो उसको एक बेसिक उसने जितना भी एक्टिंग वगैरह किया उसका 5 करोड़ 10 करोड़ दिया रहेगा। फिर जैसे जैसे मूवीज हिट होने लगी, फेमस होने लगी, एडिशनल फिर उसको पैसा आने लगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर एवरीवन? फिर राइट टू इंडेमनिटी। राइट टू इंडेमनिटी मतलब क्या? अगर एजेंट के वजह से प्रिंसिपल का कोई भी नुकसान हुआ या प्रिंसिपल के वजह से एजेंट का कोई भी नुकसान हुआ तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? उसकी भरपाई करेंगे। राइट ऑफ इंडेमनिकेशन फॉर लॉफुल एक्ट्स। मुझे एक बात बताओ, प्रिंसिपल ए लॉफुल एक्ट किया, एजेंट ने उसकी जो पावर थी वही पावर में रहकर इलीगल काम नहीं किया, लॉफुल काम किया, तो मुझे एक बात बताना, एजेंट का कोई भी खर्चा हुआ, नुकसान हुआ, कुछ भी हुआ, कहने से प्रिंसिपल को उसको क्या करना पड़ेगा? उसको भरपाई करना पड़ेगा, इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। प्रिंसिपल इज बाउंड टू इंडेमनीफाई द एजेंट अगेंस्ट ऑल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉफुल एक्ट्स डन इन एक्सरसाइज ऑफ हिज अथॉरिटी। तो पहली बात उसके पास अथॉरिटी होना चाहिए, दूसरा वो लॉफुल होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? लॉफुल। अच्छा, सपोज अगर उसने कोई गुड फेथ में किया है तो भी चलेगा। सो वेयर एजेंट एक्ट्स इन गुड फेथ ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिंसिपल, एजेंट इज एंटाइटल्ड फॉर इंडेमनिफिकेशन ऑफ एनी लॉस और डैमेज फ्रॉम द प्रिंसिपल। बट सुनना ध्यान से, अगर उसने कोई भी चीज का वायलेशन किया है या कोई किसी लॉ को तोड़कर कुछ भी काम किया है, इन सच केस क्या प्रिंसिपल लायबल होगा? नहीं होगा। मतलब सपोज अगर एजेंट इलीगल काम करता है और उसके वजह से उसको कोई भी नुकसान होता है या वॉट एवर इट इज, उसके लिए प्रिंसिपल इज नॉट लायबल। सो देखो, दो चीजें सिंपल है। राइट टू इंडेमनिटी में क्या बोला है?
अगर एक एजेंट है, ठीक है, एजेंट क्या करता है, लॉफुल एक्ट्स करता है, या तो फिर वो क्या करता है, गुड फेथ में करता है, क्या करता है, गुड फेथ, तो कहना है से प्रिंसिपल इज लायबल, ठीक है। और अगर वो अनलॉफुल एक्ट्स करता है, कैसे करता है, अनलॉफुल एक्ट्स, या वो क्या करता है, इलीगल कुछ काम करता है, so in that case principal is not liable. Are you all understanding? Is this clear? Next, non liability of employer of agent to do a criminal act. सुनो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ए एम्प्लॉयज बी, ए ने किसको एम्प्लॉय किया, बी को, टू बीट सी, कहने से लॉफुल ऑब्जेक्ट या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, अनलॉफुल है, एंड अग्रीज टू इंडेमनीफाई हिम अगेंस्ट ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज, बी देयर अपॉन बीट सी, बी ने सी की मस्त पिटाई कर दी, and has to pay damages to C for doing it. A is not liable to indemnify B for those damages. Is this clear? Understood guys? चलो फिर क्या बोला है, राइट टू कॉम्पेंसेशन फॉर इंजरी कॉज बाय द प्रिंसिपल्स निग्लेक्ट। अगर प्रिंसिपल ने निग्लेक्शन किया या नेग्लिजेंस बताया तो इन सच केस कॉम्पेंसेट कौन करेगा, प्रिंसिपल ही करेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, principal must compensate his agent in respect of injury caused to such agent due to principal's neglect or want of skills. Is this clear everyone? So देखो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा, राइट्स ऑफ एन एजेंट में अपन ने देखा राइट टू रेम्यूनरेशन, फिर राइट टू रिटेन आउट सम्स रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल्स अकाउंट, फिर राइट ऑफ इंडेमनिकेशन अगेंस्ट एक्ट्स डन इन गुड फेथ, राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन ऑफ लॉफुल एक्ट्स एंड एजेंट्स लीन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी। ये टोटल कितने पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स है तुम्हारे राइट्स ऑफ एन एजेंट। इज दिस क्रिस्टल क्लियर? हेडिंग दे दो राइट्स ऑफ एन एजेंट और इसको फटाफट से लिखना स्टार्ट करो। दे दिया राइट्स ऑफ एन एजेंट, हेडिंग दिया क्या,
बंद कर तेरा इंटरनेट। कौन पता है तुझे मैसेज करता रहता है। ये तो हो गया, पूरा लिखा इसको।
कैसे लिखोगे ना, मैं बता रहा हूँ ना, पता मुझे। इसमें पूरा ही लिखना पड़ेगा। तुमने क्या कीवर्ड्स लिख दिए? पूरा लिखा ना, वेरी गुड। तुझे याद रहेगा ना लिखने को बस। चलो ये हो गया। लिखो लिखो, अभी ये आखिरी चैप्टर है। हम लोग सर ऐसे बोलते बोलते आपने बहुत लिखा दिया ना।
हो गया, स्क्रॉल करो। ये थर्ड पैरा पूरा लिखना है। थर्ड पैरा नहीं, वो मत लिखो, पहले इतना लिखा तुम लोगों ने। नहीं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हेड पॉइंट क्या है, एक्स डन गुड फेथ है ना। चलो, हो गया ये लास्ट। बुक में और कितना मत किया है, थोड़ा सा ही है ना। थर्ड पार्टी में पर्सनल लाइबिलिटी और टीचर की थर्ड पार्टी, राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी, वो कितना बस हो जाएगा। कितनी बार गया था?
5:45 बजे नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, 5:30 तक लेक्चर है। कल से 2:45 से 3:15, 15 मिनट का ब्रेक, उसके बाद 3:30 से 5, आधे घंटे का ब्रेक, 5:30 से 7। 4 होता है मेरे क्लास में। मुझे ना करोगे तुम लोग क्या? चलो ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स लायबिलिटी। अब देखो यहां तक जो कुछ भी अपन ने पढ़ा ना, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एजेंट, फिर अपन ने देखा राइट्स ऑफ एन एजेंट। अब प्रिंसिपल की लायबिलिटी पढ़ेंगे। व्हेन इज द प्रिंसिपल लायबल टू थर्ड पार्टी? जब एजेंट ने, वैलिड एजेंट ने, ठीक है, एजेंट ने कुछ भी काम किया है वो ऑब्वियसली प्रिंसिपल के बिहाफ पे किया। सो इन दैट केस अगर एक वैलिड एजेंसी है तो प्रिंसिपल इज लायबल फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द एजेंट डन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, सो देखो ध्यान से, सबसे पहले यहां पर क्या बोला है? एन एजेंट डज ऑल एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल बट इनकर्स नो पर्सनल लायबिलिटी। पर्सनल लायबिलिटी नहीं इनकर करता है वो। लायबिलिटी रिमेन्स दैट ऑफ द प्रिंसिपल अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। दिस इज बिकॉज देयर इज नो प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड पासिंग कंसिडरेशन बिटवीन द एजेंट एंड थर्ड पार्टी। अरे एजेंट और थर्ड पार्टी का कोई लेना देना है क्या? एजेंट क्या कर रहा है? प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट कर रहा है इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टी। जब भी एजेंसी के वजह से रिश्ता किसका बनता है? थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल का बनता है ना। क्या एजेंट और थर्ड पार्टी का कोई भी रिश्ता है क्या? आज हर्ष मेरा एजेंट है, उसने सोहम के पास से ऑर्डर लिया साबुन का, तो मुझे ही सोहम को साबुन भिजवाने है ना, क्या हर्ष थोड़ी भिजवाएगा साबुन? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एन एजेंट ऑल्सो कैन नॉट पर्सनली एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। इज दिस क्रिस्टल क्लियर? अब देखो, सबसे पहला प्रिंसिपल्स लायबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ द एजेंट। मुझे एक बात बताओ, प्रिंसिपल लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ द एजेंट विच आर विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी। जो जो चीज की उसको अथॉरिटी दी है उसके लिए वो प्रिंसिपल लायबल है। दूसरा क्या बोला? प्रिंसिपल्स लायबिलिटी व्हेन एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी। अथॉरिटी के बाहर का जाके करेगा तो इज प्रिंसिपल लायबल? नो, ही इज नॉट लायबल। ठीक है, सो व्हेन एन एजेंट डज मोर देन इज ऑथराइज्ड टू डू एंड व्हेन द पार्ट ऑफ व्हाट ही डज व्हिच इज विद इन हिज अथॉरिटी कैन बी सेपरेटेड, अगर हम दोनों चीजों को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, सो जितना अथॉरिटी के अंदर रहकर किया उतने एक्ट्स के लिए ही प्रिंसिपल लायबल है। एक सिंपल बात बताओ, देखो मैंने हर्ष को अथॉरिटी दी है कि तू क्या कर सकता है, किसी भी इंडिविजुअल को मेरा साबुन बेच सकता है, बट तू किसी भी कंपनी को मेरा साबुन नहीं बेच सकता मेरे परमिशन के बिना, क्योंकि वो काम मैं खुद करता हूं। तो हर्ष ने जब अथॉरिटी में रहकर इंडिविजुअल्स को सामान दिया, उसके लिए आई एम लायबल? यस और नो? इंडिविजुअल्स के पास से ऑर्डर लेकर आया तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंडिविजुअल्स को साबुन भिजवाना पड़ेगा। बट हर्ष 1.5 क्षणों के कंपनी के पास से ऑर्डर लेकर आया, जैसे हमारे साबुन ना डॉक्टर बत्रा, पता है तुम लोग को डॉक्टर बत्रा? तो डॉक्टर बत्रा को भी हम साबुन सप्लाई करते हैं। वो क्या करता है? हमारा कवर निकालता है, उसका कवर लगा के चिपका देता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और उसके साबुन में हम क्या करते हैं, हमारा जो साबुन का वो जो लोगो रहता है ना, वो साबुन के ऊपर नहीं छापते। सो इट इज़ अ रॉ सोप, बट उसके ऊपर सिर्फ किसका टैग आ जाता है? डॉक्टर बत्रा का। तो अब देखो, वो एक कंपनी है, मैंने हर्ष को अथॉरिटी दी थी क्या वो काम करने की? नहीं। अब यहाँ पर मैं दोनों ऑर्डर्स को सेपरेट कर सकता हूँ, एक कंपनी का ऑर्डर अलग है, इंडिविजुअल का ऑर्डर अलग है। तो मुझे एक बात बताना, सो प्रिंसिपल इज लायबल ओनली of what an agent does within his authority and is binding as between him and the principal. Are you getting my point? Is this clear? अच्छा, इसका मतलब क्या है
कि इधर मैं लिखता हूं इफ रुक जाओ, हाँ, इफ विद इन एंड बियॉन्ड अथॉरिटी कैन बी separated, then principal is liable only for acts done within authority. समझ में आया? अब देखो इसका एक एग्जाम्पल देखते तो अच्छे से समझ में आएगा। वापस से देखो, ए बीइंग ओनर ऑफ शिप एंड कार्गो, हु इज द ओनर? ए। ऑथराइज बी, बी इज द एजेंट, टू प्रोक्योर एन इंश्योरेंस फॉर 4 लाख ऑन द शिप। कितने का इंश्योरेंस खरीद रहे हैं? 4 लाख का। बी प्रोक्योर्स अ पॉलिसी फॉर 4 लाख ऑन द शिप एंड अनदर फॉर द लाइक सम ऑन द कार्गो। कितना गधेड़ा है ना, उसको शिप का इंश्योरेंस लेने के लिए बोला था, उसने शिप का भी 4 लाख का इंश्योरेंस लिया और 4 लाख का कार्गो का भी लिया। सो ए इज बाउंड टू पे द प्रीमियम फॉर द पॉलिसी ऑन शिप ओनली, क्योंकि ए ने कितनी अथॉरिटी दी उसको कि भाई तू शिप का इंश्योरेंस करवा के ला। वो कार्गो का इंश्योरेंस हम क्यों करवाए? वो तो जिसका गुड्स है वो करवाता है ना। यस और नो? नॉट द प्रीमियम फॉर द पॉलिसी ऑन द कार्गो। इज दिस क्रिस्टल क्लियर? नेक्स्ट क्या बोला? प्रिंसिपल नॉट बाउंड व्हेन एक्सेस ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी इज नॉट सेपरेबल। मुझे एक बात बताओ, अगर ये दोनों चीज सेपरेट नहीं हो पाती तो कहने से प्रिंसिपल इज नॉट एट ऑल लायबल। इज दिस क्लियर एवरीवन? When an agent does more than is authorized to do and what he does beyond the scope of his authority cannot be separated with what it is within it, the principal is not bound to recognize the transaction. Understood? देखो ध्यान से, A authorized B to buy 500 sheep for him. B buys 500 sheep and 200 lambs for a sum of 6 lakh. अब मैं कैसे इसमें से बाइफरकेट करूं कि शिप का भाव क्या रहेगा, लैम का भाव क्या रहेगा? टोटल वो 700 लेकर आ गया ना। तो मुझे एक बात बताओ, ए में रेप्यूडिएट द होल ट्रांजैक्शन। इज दिस क्लियर एवरीवन? क्या यहाँ पर वो भाव तो बाइफरकेट कर सकता है? नहीं कर सकता। अब शिप उसके लैम के साथ ही आएगी ना, बच्चे के साथ ही आएगी ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा थोड़ी कर सकते माँ बेटे को अलग कर दिया, नहीं कर सकते ना। क्या? हाँ, अब इसका कुछ एक्सेप्शन है, सुनना ध्यान से। Liability of principal inducing belief that the agent's unauthorized acts were authorized. मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि एजेंट ने अगर कोई एक्ट अनऑथराइज कर दिया, वो भी प्रिंसिपल ने एक्सेप्ट कर लिया, वो भी क्या कर लिया? प्रिंसिपल ने एक्सेप्ट कर लिया। तो इन दैट केस प्रिंसिपल इज लायबल। इन दैट केस प्रिंसिपल इज। सो देखो एग्जाम्पल देखो, ए कंसाइंस गुड्स टू बी फॉर सेल। ए ने गुड्स किसको भेजा? बी को भेजा सेल के लिए। एंड गिव्स हिम इंस्ट्रक्शन नॉट टू सेल अंडर अ फिक्स प्राइस। मतलब क्या 500 रुपए में बेचने को बोला है, तो उससे कम में नहीं बेचने का। सी बीइंग इग्नोरेंट ऑफ बीज इंस्ट्रक्शन एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बाई द गुड्स एट अ प्राइस लोअर देन द रिजर्व्ड प्राइस। मुझे एक बात बताओ, अब सी को तो ये बात पता ही नहीं थी और उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर दिया। इन दिस केस ए इज बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अगेन ए एंटर्स बी विद अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स इन ब्लैंक। पता है ना, ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट। बी सेल्स देम टू सी इन वायलेशन ऑफ प्राइवेट ऑर्डर्स फ्रॉम ए। द सेल इज। समझ में आ रहा है क्या? बड़ा ही सिंपल है। व्हेन एन एजेंट हैज without authority done acts or incurred obligation to third person on behalf of the principal is bound by such act or obligation if, यहाँ से important है, if he has by his words or conduct induced such third person to believe that such act and obligation were within the scope of the agent's authority. समझ में आया क्या? मतलब उसने वो एजेंट को करने दिया ना ये काम, और वो थर्ड पार्टी को भरोसा हो गया कि हाँ ये तो एजेंट अपनी अथॉरिटी में रहकर कर रहा है। अच्छा सपोज थर्ड पार्टी को पता होता कि एजेंट की तो ये अथॉरिटी नहीं और फिर भी वो लोग करते, तो उन दोनों का झोल है, तो उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होता? क्या नहीं होता। समझ में आ रहा है? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नोटिस गिवन टू एजेंट। मतलब देखो ध्यान से सुनना, ए इज एम्प्लॉयड बाय बी टू बाय फ्रॉम सी सर्टन गुड्स ऑफ विच सी इज द अपेरेंट ओनर एंड बाइज देम अकॉर्डिंगली। अब बी कौन है? उसका एजेंट है और सी थर्ड पार्टी है। इन कोर्स ऑफ ट्रीटी फॉर सेल ए लर्न्स दैट गुड्स आर रियली बिलोंग टू डी। मतलब क्या, जब सेल का ट्रांजैक्शन चल रहा था तब ए को पता चला ये गुड्स किसका है? सी का नहीं है, ये एक्चुअली किसके गुड्स है? डी के गुड्स है। बट बी इज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट दैट बी इज नॉट एंटाइटल्ड टू सेट ऑफ डेट ओइंग टू हिम फ्रॉम सी अगेंस्ट द प्राइस ऑफ द
गुड्स। अब यहाँ पर क्या होगा, दस नॉलेज ऑफ द एजेंट इज ट्रीटेड एज नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल। समझ में आया क्या? सो देखो क्या बोला है, एनी नोटिस गिवन टू और इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द एजेंट provided it be given or obtained in the course of business transacted by him for the principal shall, as between the principal and third parties, have the same legal consequences as if it had been given or obtained by the principal। सिंपल बात बताओ, अपने पार्टनरशिप में भी ये देखा था कि नोटिस टू एन एक्टिंग पार्टनर इज नोटिस टू ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? वही चीज है कि एजेंट को अगर कोई नोटिस दे दिया, कोई इंफॉर्मेशन दे दिया, वो मान लिया जाएगा कि हमने वो सेम चीज प्रिंसिपल को भी बता दी। ये वाला एग्जाम्पल तुम लोग वापस से रीड करना, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। इज दिस क्लियर? फिर क्या बताए, प्रिंसिपल्स लायबिलिटी फॉर एजेंट्स फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और टॉट। मुझे एक बात बताना, जैसे अपन ने अग्रीमेंट किया था बराबर, सच अग्रीमेंट वाले मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड वाले, उसमें कैसा होता था कि जिसने वो फ्रॉड किया वो पर्सन लायबल है। तो अगर एजेंट फ्रॉड करता है तो उसके लिए क्या प्रिंसिपल लायबल होगा? नहीं होगा, सिर्फ एजेंट लायबल होगा। एग्जांपल देखो, ए बीइंग बीज एजेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स इंड्यूसेस सी टू बाय देम बाय अ मिस रिप्रेजेंटेशन। तो इधर किसने गलती की है? ए ने गलती की ना, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल बिटवीन बी एंड सी एट द ऑप्शन ऑफ सी। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? A being the captain of B ship signs bill of lading without having received on board the goods mentioned therein। अब मुझे एक बात बताओ, bill of lading are void as between B and the pretended consignor। समझ में आया क्या? फ्रॉड, जिसने भी फ्रॉड किया, एजेंट इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो, ये हो गए तुम्हारे प्रिंसिपल्स लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज। राइट डाउन principals liability to third parties। मैं डिक्टेट करूं क्या? चलो हेडिंग दे दो, प्रिंसिपल्स लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज। सबसे पहले लिखो सेक्शन 226। मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखो। हेडिंग दिया तुम लोगों ने प्रिंसिपल्स लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज। ये सब मत लिखो अभी, मैं जितना बोल रहा हूं उतना ही लिखो, ये बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। हेडिंग दे दिया प्रिंसिपल्स लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज, उसमें लिखो पॉइंट नंबर 1 में लिखना सेक्शन 226। सेक्शन 226 डैश करके लिखो, प्रिंसिपल इज लायबल, प्रिंसिपल इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एजेंट, principal is liable for the acts of agents which are within the scope of his authority। पॉइंट नंबर 2 लिखो, सेक्शन 227 डैश करके लिखना, प्रिंसिपल नॉट बाउंड। मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखो, उधर का मॉड्यूल से मत लिखो, मैं लिखवा रहा हूं। प्रिंसिपल नॉट बाउंड when agent exceeds authority। डैश करके लिखो,
क्या बोला मैंने, प्रिंसिपल नॉट बाउंड व्हेन एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी, बराबर, डैश करके लिखो। इन सच सिचुएशन, in such situation part of the contract, in such situation part of the contract which is as per the authority, which is as per the authority, comma, shall be binding on the principal, shall be binding on the principal, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन पे लिखो, सेक्शन 228, पॉइंट नंबर 3 लिखना है, सॉरी, सेक्शन 228 डैश प्रिंसिपल नॉट बाउंड, प्रिंसिपल नॉट बाउंड when excess of agent's authority, when excess of agent's authority is not separable, is not separable from the authorized part of the transaction, उसके नेक्स्ट लाइन पे लिखो, एक्सेप्शन सेक्शन 237, exception section 237 dash liability of principal inducing belief that agents unauthorized acts were authorized, agents unauthorized acts were authorized. Point number 4, section 229 consequence of notice given to agent, consequences of notice given to agent, consequences of notice given to agent डैश करके लिखो, any notice given to agent, any notice given to agent during course of business would be deemed notice to principal,
would be deemed notice to principal. ठीक है, ये सेक्शन 238 पूरा लिखने का. इसमें मैं कुछ कट शॉर्ट नहीं कर सकता. चलो ये लिखो, सेक्शन 238. चलो हो गया ये. नेक्स्ट, पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एजेंट टू थर्ड पार्टीज. हाँ क्या हुआ? अच्छा ओके ओके सॉरी, हाँ मैं भूल गया.
चलो डन विद दिस. अच्छा, अभी अपन ने क्या देखा? व्हाट डिड वी स्टडी राइट नाउ? प्रिंसिपल्स लायबिलिटी टू थर्ड पार्टीज. नेक्स्ट जो अपन कर रहे हैं, दिस इज पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एजेंट टू थर्ड पार्टीज. बराबर. कॉमन सेंस से बताना, जब जब एजेंट अपनी अथॉरिटी के बियॉन्ड जाकर या तो फिर कोई भी ऐसा फ्रॉड करके प्रिंसिपल को बिना बताए कुछ भी करता है, तब तब ही विल बी लायबल. ठीक है. तो देखो नॉर्मल यहां पर क्या बोला है, सी एजेंट कैन नॉट पर्सनली एनफोर्स नॉर बी बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल. क्योंकि वो एजेंट है ना, सिर्फ ही इज जस्ट डेलीगेटिंग. बराबर. बट in the absence of any contract to that effect, an agent cannot personally enforce contracts entered into by him on behalf of his principal, nor is he personally bound by them. He can neither sue nor be sued on contracts made by him on principal's behalf. अरे एजेंट को थोड़ी तुम कुछ पकड़ सकते हो. क्या एजेंट के ऊपर कोई भी केस आएगा? नहीं आएगा. हमेशा लायबल कौन रहेगा? प्रिंसिपल रहेगा टू द थर्ड पार्टीज. इज दिस क्लियर एवरीवन? बट इसी के कुछ एक्सेप्शंस पड़ रहे हैं. तुम लोग सर ये तो हमें भी पता है, बट इसके एक्सेप्शंस है ना. तो सबसे पहला एक्सेप्शन मतलब क्या, यहां पर एजेंट इज पर्सनली लायबल टू द थर्ड पार्टीज. ओके, सबसे पहला एक्सेप्शन देखो क्या बोला है. वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय एन एजेंट फॉर सेल और परचेज ऑफ गुड्स फॉर अ फॉरेन और अ मर्चेंट रेसिडेंट अब्रॉड और फॉरेन प्रिंसिपल. ठीक है. सो यहां पर क्या होता है, वेयर एन एजेंट हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और परचेज ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल रेसिडेंट अब्रॉड. ये इतना सब जाने दो. इधर प्रिजम्पशन ये है कि एजेंट अंडरटेक्स टू बी पर्सनली लायबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट. मतलब प्रिंसिपल यहां पर इंडिया में रहता ही नहीं है. इंडिया में नहीं, मतलब कोई भी देश में हो, उस पर्टिकुलर देश में प्रिंसिपल नहीं रहता, मतलब वो कहीं दूसरी जगह पर रह रहा है. तो एजेंट जब उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा तो ही विल बी पर्सनली लायबल. आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके. दूसरा क्या बोला है, वेयर एजेंट डज नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ प्रिंसिपल और अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल. अरे जब एजेंट ने प्रिंसिपल का नाम ही नहीं बताया है थर्ड पार्टी को या कस्टमर को, तो उसको पता ही नहीं चलेगा. उसके लिए तो वही क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया ना. येस और नो? सो देयर इज अ प्रिजम्पशन दैट ही हिमसेल्फ अंडरटेक्स टू बी पर्सनली लायबल. वरना वो बता देता ना कि मैं इन प्रिंसिपल का एजेंट हूं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, नॉन एग्जिस्टेंस और इनकम्पिटेंट प्रिंसिपल. मतलब वेयर द प्रिंसिपल दो डिस्क्लोज कैन नॉट बी सूड, द एजेंट इज प्रिज्यूम टू बी पर्सनली लायबल. एग्जाम्पल देखो, एन एजेंट हु कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर अ माइनर. माइनर प्रिंसिपल नहीं हो सकता, माइनर एजेंट हो सकता है, बट वो भी अलाउड नहीं है. द माइनर बीइंग नॉट लायबल, द एजेंट बिकम्स पर्सनली लायबल. एंड चौथा क्या बोला है, प्रिटेंडेड एजेंट, जिसने एजेंट होने का दिखावा किया. ओके, बट वो एक्चुअली एजेंट नहीं है. इज दिस क्लियर? सो if the agent pretends but is not the actual agent, the principal does not rectify the act but disowns it. In such case, who is personally liable? Agent is liable. Yes or no? तो ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रिटेंडेड एजेंट लिखना है. नेक्स्ट, व्हेन एजेंट एक्सीड्स द अथॉरिटी. इज दिस क्लियर एवरीवन? So when the agent exceeds authority, misleads the third person in believing that agent has requisite authority in doing the act, then the agent may be made personally liable. समझ में आया? Is this clear? देखो 5 केसेस है टोटल. कितने केसेस है? 5. नॉर्मली मुझे एक बात बताओ, क्या एजेंट की कभी भी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट लायबिलिटी होती है? कोई भी नहीं. वो सिर्फ प्रिंसिपल का, एक बोलते हैं ना, एजेंट ही है. बराबर. अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो रहा है? प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टीज के बीच में. बट 5 केसेस में हु इज लायबल. सबसे पहले प्रिंसिपल इंडिया नहीं, मतलब वो कंट्री का जहां पर भी बिजनेस चल रहा है वहां का वो रेसिडेंट नहीं, वो कहीं दूसरे देश में रह रहा है. हाँ, अरे भाई मैं तो इन जनरल टर्म्स बता रहा हूँ. अब सपोज मेरा एक बिजनेस फॉरेन में भी है, ठीक है, और उधर मैंने एजेंट अपॉइंट किया है, तो क्या मैं उधर रह रहा हूँ? नहीं ना. तो वहां का जो मेरा एजेंट है, ही विल बी पर्सनली लायबल टू थर्ड पार्टीज. वैसी बात बोल रहा हूँ. इज दिस क्लियर एवरीवन? सो मतलब क्या, फॉरेन प्रिंसिपल हुआ तो एजेंट पर्सनली लायबल रहेगा. दूसरा क्या है कि एजेंट ने प्रिंसिपल का नाम डिस्क्लोज नहीं किया. तीसरा क्या है, प्रिंसिपल नॉन एग्जिस्टेंट है या तो फिर इनकम्पिटेंट है. चौथा प्रिटेंडेड एजेंट है. 5वां क्या है, एजेंट ने जब अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर लिया तब ही इज पर्सनली लायबल. इज दिस क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? चलो इसको फटाफट से लिखो. पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एजेंट टू थर्ड पार्टीज.
रोल करो। रोल थोड़ा सा।
करो स्क्रॉल। ये हो गया, पूरा हो गया ये ओएस। चलो नेक्स्ट, लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज राइट ऑफ थर्ड पार्टीज। ठीक है, अब थर्ड पार्टी के पास क्या क्या राइट है वो अपन पढ़ेंगे। उसके बाद अपना एक रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी है, फिर ये यूनिट ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब राइट ऑफ थर्ड पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अनडिस्क्लोज्ड एजेंट, मतलब सुनना ध्यान से। SS bought for himself a ticket of IPL match at Wankhede Stadium through AB because on personal grounds stadium management would not have issued the tickets to SS. Stadium management may repudiate the contract and refuse the SS to enter the stadium. बराबर कि नहीं? सी क्या बोला है, राइट ऑफ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अनडिस्क्लोज्ड एजेंट। सो देखो, इफ एन एजेंट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हु नाइदर नोज नॉर हैज रीजन टू सस्पेक्ट दैट ही इज एन एजेंट, his principal may require the performance of the contract, but the other contracting party, मतलब third party, as against the principal, the same right as he would have had against the agent if the agent had been the principal. समझ में आया क्या? Is this clear? अब देखो, if the principal discloses himself before the contract is completed, अगर प्रिंसिपल ने अपने आप को डिस्क्लोज कर दिया बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट, द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी में रिफ्यूज टू फुलफिल द contract. If he can show that if he had known who was the principal in the contract, or if he had known that the agent was not a principal, he would have not entered into the contract. समझ में आ रहा है क्या? Is this clear? पक्का? जैसे सपोज लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल, सत्यम को मुझसे प्रॉब्लम थी, ठीक है, बट मेरा जो एजेंट है वो हर्ष है। हर्ष ने क्या किया, सत्यम के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसने डिस्क्लोज ही नहीं किया कि मैं प्रिंसिपल हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मतलब हम लोग को पता था कि अगर इसको पता चल जाएगा सत्यम को, ठीक है, तो वो मेरे पास से सामान ही नहीं खरीदेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? सो इन दिस केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन? व्हाट इज गोइंग टू हैपन एग्जैक्टली नाउ? के द मोमेंट ही कम्स टू नो, ठीक है, ही इज गोइंग टू रेस्टिंड द कॉन्ट्रैक्ट, ही इज गोइंग टू रेस्टिंड द कॉन्ट्रैक्ट। Is this clear everyone? Understood? Right of parties to a contract made by undisclosed agent. वापस से बोल रहा हूँ, if an agent makes a contract with a person who neither knows nor has reason to suspect that he is an agent, his principal may require the performance of the contract, but the other contracting party has, as against the principal, the same right as he would have had against the agent if the agent had been the principal. Is this clear? अंडरस्टूड? अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्रिंसिपल के साथ प्रॉब्लम नहीं थी बट एजेंट के साथ प्रॉब्लम थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट सपोज टू बी प्रिंसिपल, ठीक है, एजेंट सपोज टू बी प्रिंसिपल। देखो,
A, who owes 50,000 rupees to B, sells 1 lakh rupees worth of rice to B. उसने क्या कर दिया, 1 लाख रुपए का राइस किसको बेच दिया, B को बेच दिया. A is acting as an agent for C in the transaction, but B has no knowledge nor reasonable ground of suspicion that such is the case. मुझे एक बात बताओ, कैन C compel B to take the rice without allowing him to set off A's debt? No, he cannot. किसको ये नहीं समझा, ये वाला एग्जाम्पल नहीं समझा? देख क्या बोला है, A owes 50,000 to B, मतलब A को क्या करना है, 50,000 रुपया B को देना बाकी है. ठीक है. B sells 1 lakh rupees worth of rice to B. A is acting as an agent for C in the transaction. C सिंपल बात बताता हूँ, A, B और C. A को B को कितना चुकाना बाकी है, 50,000. बट वो उसको 1 लाख रुपए का क्या दे रहा है, राइस बेच रहा है. ये राइस उसका है क्या, नहीं, ये तो C का है. तो अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होगा, B और C में होगा. गेटिंग माई पॉइंट? सो यहां पर क्या हो रहा है, C cannot compel B to take rice without allowing him to set off A's debt. Are you getting my point? Is this clear everyone? So देखो क्या बोला है, when agent does not disclose that he is acting as an agent and the principal requires performance of the contract, then the principal can obtain such performance subject to rights and obligations subsisting between the agent and the other party to the contract. Are you getting my point? Is this clear everyone? यहाँ पर गलती किसकी है, एजेंट ने ऐसे बिहेव किया कि वो प्रिंसिपल वाला है. तो बी को तो क्या लगा कि ये 50,000 रुपये जो चुकाने का था उसके बदले वो मुझे 1 लाख का राइस दे रहा है, तो मुझे सिर्फ बैलेंस पैसा देना पड़ेगा. ये तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ये दोनों केस समझे. राइट ऑफ थर्ड पार्टीज. चलो पहले इसको ही लिखो, इसमें कुछ कट शॉर्ट नहीं करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. पूरा ही लिख दो और इसको 2 बार वापस से रीड करो ताकि तुमसे मिस्टेक ना हो. हेडिंग दे दो राइट ऑफ थर्ड पार्टीज.
ये हो गया पूरा। कोई कंपनी से एक्ट करना है क्या? थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट और ये सब से छुटकारा मिलेगा। सेल ऑफ गुड्स कंप्लीट करना है और लास्ट में अच्छा एक टॉपिक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हो गया सत्यांश। अब जो नेक्स्ट है ना, सुनना। ऑप्शन टू थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी के पास ऑप्शन है, या तो वो एजेंट को सू करे या प्रिंसिपल को सू करे। ठीक है। अब राइट ऑफ पर्सन डीलिंग विथ एजेंट पर्सनली लायबल मतलब क्या? इन केसेस वेयर एजेंट इज पर्सनली लायबल, अ पर्सन डीलिंग विथ हिम में होल्ड ईदर हिम और प्रिंसिपल और बोथ ऑफ देम लायबल। ये तो कॉमन सेंस है। एंड लास्ट क्या बोला है? कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंड्यूसिंग एजेंट or principal to act on belief that principal or agent will be held exclusively liable। मतलब क्या? देखो, when a person who has made a contract with agent induces the agent to act upon the belief that the principal only will be held liable, ठीक है, or induces the principal to act upon the belief that the agent will only held be liable, he cannot afterwards hold liable the agent or principal respectively। इसका मतलब सिंपल क्या होता है पता है? जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो क्लियरली एजेंट ने बोला है कि हर चीज तुमको प्रिंसिपल ही प्रोवाइड करेगा, तो फिर क्या तुम एजेंट को मतलब पकड़ सकते हो इन दैट केस? नहीं। जहां पर क्लियर पता है कि प्रिंसिपल आउट ऑफ इंडिया है, ठीक है, तो इन दैट केस एजेंट इज ओनली लायबल। सो क्या फिर वो एजेंट ऐसे बोल सकता है नहीं नहीं मेरी गलती नहीं है, तो प्रिंसिपल की गलती है? इतने सिंपल सी बात की इतना डिफिकल्ट इंग्लिश है ना। ये इंग्लिश नहीं, ये लॉ लैंग्वेज है। ठीक है, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा इंग्लिश खराब है, ये लॉ लैंग्वेज है। ठीक है, भले तुम्हारा इंग्लिश खराब ही है बट फिर भी। ओके चलो लिखो। वो पहले दो केसेस समझ में आए तुम लोग को? कायनात, इज दिस क्लियर एवरीवन? देखो ना, पहले केस में क्या हो रहा है, अनडिस्क्लोज्ड एजेंट की बात हो रही है, और यहां पर जब एजेंट खुद को प्रिंसिपल बता रहा है। ओके, एग्जांपल्स पढ़ेगी तो समझ में आएगा कुछ।
हाँ क्या कितने स्नैप आते हैं मुझे कायनात एकदम वो टिपिकल आंटी जी नहीं रहती बीच बीच में सीरियल देखती है क्या है ये सब चलो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी रिवोकेशन का मतलब क्या होता है कि प्रिंसिपल और एजेंट का रिश्ता खत्म हो गया ठीक है सो इसको टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी भी बोलते हैं क्या बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी ठीक है टर्मिनेशन मतलब क्या पुटिंग एन एंड टू द लीगल रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड द एजेंट अब उसके अलग अलग तरीके हैं सबसे पहला क्या है रिवोकेशन रिवोकेशन मतलब क्या सुनना ध्यान से एन एजेंसी में बी टर्मिनेटेड बाय द प्रिंसिपल रिवोकिंग द अथॉरिटी ऑफ द एजेंट मतलब क्या प्रिंसिपल ये डिक्लेयर कर देगा कि आज से मेरे एजेंट को जैसे मैंने हर्ष को बोल दिया आज से तेरे पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है मेरा कुछ भी सामान तू बेच नहीं सकता है सो ए ऑथराइज बी टू बाय 1000 बेल्स ऑफ कॉटन ऑन अकाउंट ऑफ ए एंड पे फॉर इट आउट ऑफ एज मनी रिमेनिंग इन बीज हैंड्स बी बाइज 1000 बेल ऑफ कॉटन इन हिज ओन नेम अब उसने क्या किया उसके खुद के नाम में खरीद लिया क्या ऐसा वो कर सकता है नहीं कर सकता so as to make himself personally liable for the price A cannot revoke B's authority so far as regards payment for the cotton is this clear understood A authorized B to buy 1000 bales of cotton on account of A अब ये उसके A के नाम पे है and to pay it out of A's money remaining in B's hand B buys 1000 bales of cotton in A's name and so as not to render himself personally liable for the price. Now A can revoke B's authority to pay for the cotton. Are you getting my point? दोनों एग्जाम्पल पढ़े तो समझ में आया पहला था बाय रिवोकेशन इज दिस क्लियर एवरीवन सो देखो प्रिंसिपल मे रिवोक द अथॉरिटी गिवन टू हिज एजेंट एट एनी टाइम ये देखो उनका एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा प्रिंसिपल एजेंट का वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले या अथॉरिटी एक्सरसाइज करने से पहले वो कभी भी उसके पास से वो अथॉरिटी छीन सकता है इज दिस क्लियर एवरीवन अंडरस्टूड बट सपोज उसने अथॉरिटी एक्सरसाइज कर दी क्या उसके बाद वो एक्सरसाइज मतलब उसके बाद वो रिवोक कर सकता है नहीं कर सकता देखो सिंपल है रिवोकेशन कब कब पॉसिबल है कभी भी पॉसिबल है
बट इट्स जस्ट दैट एजेंट ने वो अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं की होगी तब वो पॉसिबल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दूसरा क्या बोला है, देखो कॉम्पेंसेशन फॉर रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल। अब देखो जब प्रिंसिपल ने एजेंट के पास से वो अथॉरिटी रिवोक कर ली तो उसका जो भी नुकसान हुआ रहेगा एजेंट को, उसकी भरपाई भी कौन करेगा? प्रिंसिपल करेगा। इफ देयर इज प्री मैच्योर रिवोकेशन ऑफ एजेंसी विदाउट सफिशिएंट कॉज, प्रिंसिपल मस्ट कॉम्पेंसेट द एजेंट फॉर सच रिवोकेशन। नोटिस ऑफ रिवोकेशन देना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं कभी भी आके चलो चलो अभी तुम निकल जाओ, ऐसे नहीं कर सकते। नोटिस देना पड़ेगा एंड कोई भी अगर डैमेजेस हुए एजेंट को तो उसके लिए भी भरपाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो देखो व्हेन द प्रिंसिपल हैविंग जस्टिफिकेशन टू डू सो रिवोक्स द अथॉरिटी, ही मस्ट गिव रीजनेबल नोटिस ऑफ सच रिवोकेशन टू द एजेंट, अदरवाइज ही कैन बी लायबल टू पे कॉम्पेंसेशन फॉर एनी डैमेज कॉज टू द एजेंट। ठीक है, फिर क्या बोला? रिवोकेशन। रिवोकेशन करके उसको कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा ना। या तो तुमने क्या कर दिया, रिनंसिएशन कर दिया। रिनंसिएशन मतलब ही सेम होता है, उसका अथॉरिटी छीन लिया तुम लोग ने। सो ये जो है ना रिवोकेशन या रिनंसिएशन, ये कैसे हो सकता है? या तो एक्सप्रेस्ड हो सकता है या तो इम्प्लाइड हो सकता है। समझ में आया? अब रिनंसिएशन बाय द एजेंट। रिनंसिएशन मतलब क्या? सुनना। An agent may renounce the business of agency in the same manner in which the principal has the right of revocation। मतलब क्या कि एजेंट भी तो बोल सकता है ना प्रिंसिपल को कि भाई अभी मुझे तुम्हारा काम नहीं करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो सपोज अगर उसके वजह से प्रिंसिपल का कोई भी नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई भी कौन करेगा? एजेंट करेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो तो पहले अपन ने पढ़ दिया रिवोकेशन। रिवोकेशन कौन कर सकता है? प्रिंसिपल कर सकता है। रिनंसिएशन कौन कर सकता है? एजेंट कर सकता है। समझ में आया? तो रिवोकेशन इज बाय द प्रिंसिपल वेयर एज रिनंसिएशन इज बाय द एजेंट। अरे नॉर्मली कॉमन सेंस लगाओ, या तो तुमको जॉब से निकाल दिया तो उसको बोलते हैं रिवोकेशन, और तुमने खुद जॉब छोड़ दी उसको क्या बोलते हैं? रिनंसिएशन। समझ में आया? बिजनेस ही खत्म हो गया। आम का बिजनेस था, 4 महीने बिजनेस था, अब आम ही नहीं आ रहे तो काय का बिजनेस? तो बिजनेस कंप्लीट हो गया है, तो एजेंट और प्रिंसिपल का रिश्ता भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डेथ और इनसैनिटी मतलब क्या? या तो एजेंट या तो प्रिंसिपल, दोनों में से कोई भी पागल हो गया, मर गया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? रिवोकेशन हो जाएगा। प्रिंसिपल्स इंसॉल्वेंसी, अगर प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया तो इन दोनों का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। एंड एक्सपायरी ऑफ टाइम। एक्सपायरी ऑफ टाइम मतलब क्या है कि एजेंट को 3 महीने के लिए हायर किया था, 3 महीना खत्म, तो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप भी खत्म। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? चलो फिर क्या बोला है? व्हेन द एजेंसी इज इररिवोकेबल। क्या बोला है? व्हेन द एजेंसी इज इररिवोकेबल मतलब क्या? देखो व्हेन द एजेंट इज पर्सनली इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी, द एजेंसी बिकम्स इररिवोकेबल। मतलब उसका नाउ इज पर्सनली लायबल और इज पर्सनली इंटरेस्टेड। इज दिस क्लियर? तो क्या वो वहां पर वो अपनी एजेंसी को रिवोक कर सकता है? नहीं कर सकता। सो सेक्शन 202 स्टेट्स दैट वेयर द एजेंट हैज हिमसेल्फ एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी विच फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एजेंसी, बराबर, द एजेंसी कैनॉट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बी टर्मिनेटेड टू द प्रेजुडिस ऑफ सच इंटरेस्ट। एग्जाम्पल देखो तो समझ में आएगा। ए कंसाइंस 1000 bales of cotton to B who has made advances to him, बराबर, on such cotton and desires B to sell the cotton and to repay himself out of the price the amount of his own advances. A cannot revoke this authority. क्या वो अथॉरिटी को रिवोक कर सकता है? क्या B उसको टर्मिनेट कर सकता है? नहीं। इज दिस क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? एक और देखो, A gives authority to B to sell A's land. A ने B को अथॉरिटी क्या दी? B को बोला कि तू मेरी जमीन बेच दे, and to pay himself out of the proceeds. अब मुझे एक बात बताओ ना, कॉमन सेंस, जो भी जमीन बेच के जो भी पैसा मिलेगा उसका वो पैसा किसके पास जाएगा? एजेंट के पास जाएगा। तो क्या वो अभी खुद को रिवोक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि उसको ही वो चाहिए। अरे एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे बहुत सारे घर थे, ठीक है, उसमें से हर्ष ने मेरे बहुत सारे घर बिकवा दिए, अब एक घर बचा था और मुझे ना इसको पैसे देने भी बाकी थे। मैंने क्या बोला, ये एक घर बेच और उसमें से जो भी आता है वो तू रख ले। तो अब क्या हो रहा है देखो ध्यान से, एजेंसी इरिवोकेबल हो रही, क्योंकि अब जो एजेंट है ना, ही इज पर्सनली इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसी। समझ में आया क्या? अभी तुम लोग को समझा? कायनात, मेरे बहुत सारे घर थे, ये दलाल का काम कर रहा था, ठीक है, मेरे घर बेच रहा था, ब्रोकर, ठीक है, उसको दलाल बोलते हैं हिंदी में। तो मेरे घर बेच रहा था,
अब जब एक घर मेरा बाकी था तो मैंने बोला ये भी बेच लो और इसको बेचकर तुझे जितना पैसा आता है वो तू रख लेना. सी यहाँ पर ध्यान से देखो, A gives authority to B to sell A's land and pay himself out of the proceeds. The debts due to him from A. Now can A revoke this authority? No, he cannot revoke the authority, nor it can be terminated by his insanity or death. Are you getting my point? B तो अब वो जमीन बेचकर पैसा खा ही लेगा क्योंकि A ने उसको क्लियरली बोला है ना. तो क्या यहाँ पर अथॉरिटी रिवोक कर सकता है? A रिवोक कर सकता है अथॉरिटी? नहीं. क्या A मर गया या पागल हो गया उससे B की अथॉरिटी रिवोक होगी? नहीं होगी. समझ में आया क्या तुम लोग को? पक्का. लास्ट है इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन. मतलब क्या, जब भी प्रिंसिपल एजेंट का रिश्ता खत्म हो जाएगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा. सो देखो ध्यान से, द टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एजेंट डज नॉट सो फार. मुझे एक बात बताओ, प्रिंसिपल तो फिर भी लायबल रहेगा ना थर्ड पार्टीज को, यस और नो? So far as the regards agent take effect before it becomes known to him, or so far as regards third person before it becomes known to them. सिंपल बात बताता हूँ, ठीक है. सपोज रिवोकेशन हो रहा है, ठीक है, रिवोकेशन हो रहा है. जब तक उसने रिवोकेशन कम्युनिकेट नहीं किया तब तक तो एजेंट को क्या लगेगा, हाँ मैं इसका एजेंट हुई, ठीक है. और थर्ड पार्टीज को भी जब तक बताया नहीं तब तक थर्ड पार्टीज को क्या लगेगा, ये तो इसका ही एजेंट है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है. वही बात बताइए यहाँ पर. इज दिस क्लियर एवरीवन? अब एजेंट की क्या ड्यूटी होती है ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय प्रिंसिपल्स डेथ और एजेंसी. मतलब क्या, व्हेन एन एजेंसी इज टर्मिनेटेड बाय प्रिंसिपल डाइंग और बिकमिंग ऑफ अनसाउंड माइंड. मुझे एक बात बताओ, अब एजेंट को तो बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स का ध्यान रखना पड़ेगा ना. Agent is bound to take on behalf of the representative of his late principal all reasonable steps for protecting and preserving the interest entrusted to him. मतलब क्या, देखो जब प्रिंसिपल मर जाएगा तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की सारी लाइबिलिटी आएगी, उसका भी ध्यान कौन रखेगा, एजेंट ही रखेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्रिंसिपल मरने के बाद एजेंट पर्सनली लाइबल नहीं होता है, समझ में आ रहा है, बट एटलीस्ट उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को सारी बातें वो बता देगा. ओके गाइस. एंड एक लास्ट सेक्शन है दैट इज टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स अथॉरिटी. सब एजेंट की अथॉरिटी कब टर्मिनेट होती है? बड़ा ही सिंपल है. सो टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट कॉजेज टर्मिनेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ ऑल सब एजेंट्स अपॉइंटेड बाय हिम. अरे एजेंट ही अब एजेंट नहीं रहा तो सब एजेंट भी नहीं रहेंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर? अगर नॉर्मल फर्स्ट एजेंसी का टर्मिनेशन हो गया तो सब एजेंसी भी तो टर्मिनेट हो जाएगी ना. समझ में आया क्या? पक्का. चलो एक काम करो, फटाफट इसको लिखना स्टार्ट करो. रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी. मैं लिखवाता हूं, लिखो. थक गए हो, घर पे लिखोगे? पक्का. नोट्स कंप्लीट चाहिए मुझे कल, और इसके साथ तुम्हारा पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है खत्म. अंडरस्टूड गाइस? डिड यू लाइक इट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है बहुत बड़ा, बट अब देखो, अब तुम लोग ने इतना लिखा है ना तो तुम्हें एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा. सोचो अगर ये मैं नहीं लिखवाता ना, और अगर तुम नहीं लिखते इज्जत से इतने सारे पेजेस, तो तुमको ऐसा लगता कि खत्म हो गया और हमें पता ही नहीं चला, फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता. अब तुमको एक एक प्रोविजन सब इन डेप्थ पता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके. चलो थैंक यू सो मच. टुमारो विल स्टार्ट विद सेल ऑफ गुड्स एक्ट और कंपनीज एक्ट. लेट्स सी. चलो बाय बाय, टेक केयर.